हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे संविधान का स्वरूप है वो संघीय है और सामान्य परिस्थितियों में संघीय ही रहता है। और जहाँ पर संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, यानी सूचियाँ होती हैं। इसी तरीके से हमारे संविधान में भी सूचियाँ हैं, शक्तियों का बंटवारा है। 3 सूची हैं, केंद्र की सूची है, राज्य की सूची है और समवर्ती सूची है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई। तो इसी सिलसिले में जब हम आगे बात करते हैं, इसमें हम एक चीज़ जोड़ेंगे कि जो न्यायिक विभाजन है, वो हमारे संविधान में नहीं है। अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, तो कोई भी न्याय विभाजन नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये एकल व्यवस्था के अंतर्गत बने हैं और इनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन। इससे इनका कोई विभाजन नहीं है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉ बना है स्पेशली, वो हाई कोर्ट पर लागू होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों की बात करें, तो वहाँ पर 3 तरीके के संबंध समझने के लिए बनाए गए। एक हमारे विधायी संबंध है, दूसरा प्रशासनिक संबंध है और तीसरा है वित्तीय संबंध। विधायी संबंध हम जानते हैं कि अनुसूची 7 भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में दिए गए। कनाडियाई मॉडल है, कनाडा से लिया गया है ये, क्योंकि वहाँ पर सूचीबद्ध तरीके से डिवीज़न किया गया है। तो ठीक उसी तरीके से हम ये भी बता दें कि ऐसी 5 परिस्थितियाँ भी होती हैं जिसके अंतर्गत समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये 3 तरीके की सूचियाँ होती हैं। इसमें संघ को ये पावर मिल जाती है राज्य सूची में कानून बनाने की। तो अब हम समझने के लिए विधायी संबंधों को 4 हिस्सों में बाँटते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि केंद्र और राज्य विधान का विस्तार क्या है, उसका ज्यूरिडिक्शन क्या है। अगर हम ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं तो संसद का अपना ज्यूरिडिक्शन है, राज्य के विधानमंडल का अपना ज्यूरिडिक्शन। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो विधायी विषयों का बँटवारा, यानी किस तरीके से जो विधान यानी लेजिस्लेशन का बँटवारा किया गया है, कैसे सूचियाँ काम करती हैं। तीसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, यानी राज्य सूची में कब संसद कानून बना सकती है। और चौथा है राज्य विधान पर संसद का नियंत्रण, यानी राज्य का जो विधान होता है उस पर संसद का किस तरीके से नियंत्रण है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं, केंद्र और राज्य का क्षेत्रीय विस्तार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि संसद पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, उसको मैं आगे चर्चा करता हूँ। दूसरा है राज्य। राज्य अपने पूरे राज्य के लिए या राज्य के ही किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी है कि वो अपने आयात-निर्यात या वस्तु के संरक्षण के लिए भी कानून बना सकता है, दूसरे राज्य में आयात-निर्यात के लिए। ठीक है? तो ये 2 कंडीशंस हमने समझी यहाँ पर, जो क्षेत्रीय विस्तार हुआ। तीसरी एक होती है अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान उसको कहा जाता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। इस पर केवल संसद को पावर होती है कानून बनाने की। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि भारत के नागरिक आ गए, जो बाहर रह रहे हैं, एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, इन लोगों के लिए कानून बनाते हैं, उनको छूट देते हैं। तो केवल पावर संसद के पास है। दूसरा है भारत की कोई संपत्ति, जो उसके जुरिडिक्शन यानी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में नहीं। ये कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र में नहीं। यानी अब बाहर क्या नाम एम्बेसी है मान लीजिए, तो एम्बेसी के लिए मान लीजिए अमेरिका में कोई एम्बेसी है, तो भारत जो है उस एम्बेसी के लिए अपना कानून बना सकता है, या कोई संपत्ति है उसके लिए वो अपना कानून बना सकता है। तो इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि संसद के कानून कहाँ-कहाँ लागू नहीं होते हैं या कहाँ-कहाँ पर उन पर रोक भी लगाई जा सकती है। हमने अभी बात करी थी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो कानून बनते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं उनकी परिस्थितियों के अनुसार, और उसके लिए विशेषकर जुरिडिक्शन राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री उसको कार्यपालिका के तौर पे काम करती है। तो 3 कारण मुख्य होते हैं इनको लागू करने के, एक शांति, दूसरा विकास और तीसरा गुड गवर्नेंस के लिए। मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, वो उस पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है, या कुछ ही बातें उसकी फिट बैठ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? या तो वो अगर नहीं फिट बैठ रहा है तो पूरी तरीके से निरसित हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और या फिर उसमें कुछ संशोधन करके राष्ट्रपति वहाँ लागू कर सकता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान होता है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में वैसे एग्ज़ाम्पल तौर पे अगर हम लेते हैं तो जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन-दीप हो गया, दादर-नगर हवेली हो गया, ये जैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके लिए ये नियम हो सकते हैं। दूसरा है राज्यपाल संसद के कानून को सूचीबद्ध क्षेत्र जो होते हैं, उनमें या तो वो कहेगा कि यहाँ पर ये लागू करना,
ठीक नहीं है या इसमें कुछ संशोधन करके हम इसको लागू करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल को पावर होती है कि वो अपने क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार वो संसदीय कानून में कुछ मॉडिफ़िकेशन या उसको पूरी तरीके से रोक सकता है, कि बता सकता है कि भई यहाँ लागू होना ठीक नहीं है। उसी तरीके से असम के राज्यपाल के पास भी वहाँ पर आप जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्वायत्त जिले की बात आएगी। स्वायत्त जिलों पर भी राज्यपाल इस तरीके का कानून बना सकता है कि संसद का कोई कानून अगर बना हुआ है, तो जनजातीय क्षेत्र है। अब जनजातीय क्षेत्र में सारे पूरे-पूरे प्रोविज़न्स लागू हो जाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? कुछ प्रोविज़न्स उनको हटाने भी पड़ते हैं, यानी जो प्रयोज्य में ना लाए जाएँ। और दूसरा है या फिर कोई विशेष परिवर्तन करके वहाँ पर लागू किया गया। जैसे मान लीजिए कि वहाँ डेवलपमेंट की ही बात होगी, तो पहाड़ी एरिया है, जनजातीय लोग हैं, उनका अपने गुट और कबीले हैं, उसी हिसाब से वो रहते हैं, उनके अपने एक सेट पैटर्न पर लाइफ़स्टाइल, वहाँ पर वो कानून वहाँ पर लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि संसद को अपने संविधान को फ़ोर्सफुली उन पर हम लागू नहीं करें। उससे हमारी अशांति फैल सकती है, उनका विकास रुक सकता है। तो इस चीज़ के लिए रोकने के लिए कुछ परिस्थितियाँ राज्यपाल को दी गई हैं, उस कंडीशन को अ, नेचुरलाइज़ करने के लिए, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तीसरा है कि राष्ट्रपति भी कुछ क्षेत्र जैसे राज्य हैं एग्ज़ाम्पल तौर पे अगर हम देखें तो मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, इसके लिए भी संसद के कानून को या तो संशोधित कर सकता है या उसको वहाँ पर निरसित कर सकता है, लागू ना करें। इसीलिए कुछ कानून बने होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ क्लॉज़ेज़ अलग बने होते हैं नीचे कि इन-इन क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे पहले का जम्मू-कश्मीर के लिए होता था ऐसा, तो इन-इन क्षेत्रों को छोड़कर ये कानून यहाँ-यहाँ लागू हो गए पूरे भारत के इन-इन क्षेत्रों पर या पूरे भारत में लागू। तो ये जो क्षेत्र छूटे होते हैं, वो वही क्षेत्र होते हैं। कोई सूचीबद्ध होता है, तो कोई स्वायत्त जिले हैं या कोई जनजातीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर ये लागू करना उचित नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें बनती हैं। अगला हमारा जो टॉपिक उसमें होगा, उसमें है कि विधायी विषयों का बँटवारा किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि 3 तरीके की सूचियाँ हैं। संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची है। तो जो संघ सूची है, उसमें 97 मूलतः विषय थे, अब 98 हैं। ठीक है? राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में 61 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 सब्जेक्टों को ट्रांसफ़र करके समवर्ती सूची में डाल दिया। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में मूलतः 47 थे, अब 52 विषय। अब 5 विषय जो राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाले गए। समवर्ती सूची के वो 5 विषय कौन-कौन से हैं? जैसे शिक्षा हो गई, वन हो गया, वन्यजीव पक्षी का संरक्षण हो गया, न्याय प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर बात हो रही है, अधीनस्थ न्यायालयों की बात, ठीक है? तो ये सब समवर्ती सूची में डाल सकते हैं और समवर्ती सूची में जो कानून बनाते हैं, वो राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, ठीक है? संघ सूची में केवल केंद्र बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं आपसी समन्वय के साथ। उसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर और भी है कि संसद कानून संघीय क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र दोनों के लिए बना सकता है, भले ही वो राज्य सूची के विषय ही क्यों ना हो, ठीक है? तो अब संघीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि कोई स्पेशल कंडीशन आ गई थी और संघीय क्षेत्र के लिए कानून बनाना ज़रूरत पड़ जाती है, तो संसद उसके लिए एम्पावर है कि वो बनाए, संसद के पास बहुत पावर है इस चीज़ की। और अधिग्रहित क्षेत्र मान लीजिए कोई नया एरिया भारत के अंदर जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में भले ही वो राज्य सूची के अंतर्गत आ गया, मान लीजिए कि सपोज़ दैट उत्तर प्रदेश पर के बॉर्डर पर कोई नया क्षेत्र जोड़ दिया और उसको उत्तर प्रदेश का पार्ट बना, लेकिन अभी वो वहाँ पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश नहीं किया गया। ऐसी कंडीशन में संसद उसके लिए कानून बना सकती है, भले ही वो राज्य सूची का विषय हो। ठीक उसी तरीके से अब नीचे आते हैं तो हम पता लगेगा कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, एक अवशिष्ट सूची भी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे पास केंद्र के पास होती हैं। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दे रखी हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी आप समझ लीजिए कि जो स्पेशल कंडीशन कोई आ जाती है। जैसे कि जब संविधान बन रहा था उस समय पे वो कंडीशंस नहीं थी। लेकिन अब जो है वो कंडीशंस आ गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ऐसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए, तो अवशिष्ट शक्ति के तौर पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अवशिष्ट सूची में वो कानून बना सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक वाला, ऊर्जा से संबंधित। उसके बाद अगर हम आते हैं कि दोनों सूची में अगर संघर्ष हो जाए, राज्य और केंद्र दोनों में संघर्ष हो जाए, समवर्ती सूची को लेकर या किसी कानून को लेकर, तो ऐसी कंडीशन में केंद्र वर्सेस राज्य हो जाएगा। कानून किसका मान्य? केंद्र का मान्य, हमेशा। ये ध्यान रखना है, हमेशा केंद्र का मान्य होगा। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर ये बताता है कि अगर राज्य ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई कानून बनाया, पहले ही और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित कर लिया गया, पहले ही, ठीक है?
तो ऐसा कानून जब सहमति देकर आएगा तो राज्य सूची का कानून, यानी वो संसद पर हावी होगा। ठीक? हालाँकि संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा नहीं कि संसद की शक्ति उसमें अछूत हो जाती है, ऐसा नहीं। संसद भी उस पर कानून बना सकती है, लेकिन यहाँ पर राज्य का कानून हावी रहेगा, प्रभावी रहेगा। तो इस बात को समझना, इस बात को हम फिर से बता दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर राज्य ने कोई कानून बनाता है। कानून भेजा गया राज्यपाल की सहमति के लिए, राज्यपाल ने उसको आरक्षित कर दिया राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति ने उसको अभी सहमति नहीं दी है भले, या सहमति देके वापस कर दिया है और संवर्धित सूची में भी वही कानून बना दिया है, ठीक है? केंद्र ने वही कानून बना दिया। तो ऐसी कंडीशन में राज्य का जो कानून पहले बन चुका है, वो हावी रहेगा, प्रभावी रहेगा, ठीक है? लेकिन संसद भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, वो फ्री है उससे। अब आते हैं राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान का क्या विस्तार है, यानी राज्य सूची में कब संसद कानून बना सकती है। पहला है, इसमें 5 कंडीशन 5 परिस्थितियाँ दे रखी हैं। सबसे पहला परिस्थिति है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे, पहली कंडीशन, इसको डिस्क्राइब करेंगे अभी। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तीसरा है राज्यों के अनुरोध की अवस्था में, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो और पाँचवां है राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू। अब इसमें जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो पता चलता है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे तो कैसे करेगा, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले प्रस्ताव से। और याद रहे इस प्रस्ताव की जो अवधि होती है वो सिर्फ 1 वर्ष की होती है। यानी हर वर्ष उसको रिन्यू किया जाता है और कितनी भी बार रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है? तो ये जो प्रस्ताव बनता है, ये राज्य सभा जो है राष्ट्र हित में इस चीज़ को पारित करे, इस प्रस्ताव को पारित करे कि राष्ट्र हित में संसद इस कानून को बनाए राज्य सूची। ये ज़रूरी है, तो संसद उस पे कानून बना सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय आपात, हम जानते हैं 352, 356, 360, ठीक है? उस कंडीशन में भी और 365 भी, उस कंडीशन में भी संसद को एम्पावर होती है कि वो राज्य सूची में आपका कानून बना सकती है। जीएसटी को लेकर कानून बना सकती है, जैसे आईजीएसटी जब हम लोग टैक्स भरते हैं तो एक आईजीएसटी टैक्स होता है। जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो आईजीएसटी टैक्स होता है। तो आईजीएसटी टैक्स के लिए भी संसद एम्पावर है कानून बनाने, खासकर जब कंट्राडिक्शन बिटवीन द स्टेट्स हो जाए। दूसरा आता है राज्यों के अनुरोध पर। राज्यों के अनुरोध पर क्या? एक राज्य नहीं, हमेशा अनुरोध होगा तो मिनिमम 2 राज्य होना आवश्यक। तो 2 या 2 से अधिक राज्य इस तरीके का प्रस्ताव पारित करें कि संसद इन पर्टिकुलर विषय पर कानून बनाए। तो ऐसी कंडीशन में संसद एम्पावर होती है उस पर्टिकुलर विषय पर कानून बनाने के लिए और ऐसे कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों पर प्रभावी होते हैं, जिन राज्यों ने इस पर प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है? तो कुल मिला के वो अपनी यानी वो राज्य अपनी शक्ति संसद को समर्पित कर देता है। अब उस पर राज्य कानून नहीं बना सकता। वो राज्य को अपनी शक्ति को समर्पित कर देता है, अपनी शक्ति को स्थगित कर देता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ उस कानून में अगर कोई परिवर्तन करना हो या उसका पुनर्विचार, संशोधन हो, तो उस पर भी केवल और केवल संसद ही काम करती है, राज्य फिर उस पर काम नहीं करता। इसके कुछ उदाहरण भी, जैसे कि पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम। पुरस्कार पहले राज्य का था, उन्होंने अनुरोध किया संसद से कि इस पर आप कानून बनाइए और आज ये संसद ही इस पर कानून बना रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, नगर भूमि का अधिनियम, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, ये ऐसे अधिनियम हैं जिन पर राज्यों ने अनुरोध किया कि संसद इस पर कानून बनाए और एक बार कानून अगर संसद इन अनुरोध पर बना देती है, तो वो हमेशा बनाती है, ठीक है? उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची में संसद कानून बना सकती है। यानी संसद जो कानून बनाएगी, वो राज्य पर भी लागू होगा। अब इसके कुछ उदाहरण भी, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन का। जेनेवा कन्वेंशन जब इसको लागू करा, तो पूरे देश में हर राज्य के लिए ऊपर लागू हो गया, ठीक है? इसके अंदर जो भी विषय रहे होंगे, उन सब पर प्रभाव जो है वो संसद का रहा होगा, सोचने वाली बात है। तो ठीक उसी तरीके से दोनों कंडीशन में अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए संसद इस पर कानून बना सकती है, राज्य को मजबूर कर सकती है कि भाई इसको फॉलो अप करिए, ये देश की साख के लिए महत्वपूर्ण है। 5वीं कंडीशन आती है राष्ट्रपति शासन की। जैसा कि हम जानते हैं कि 356 या 365 दोनों ही राष्ट्रपति शासन के लिए कहे जाते हैं। अब 356 सशस्त्र विद्रोह के लिए कहा जाता है और 365 जब कोई केंद्र कोई निर्देश दे राज्य को और राज्य ना माने, तो ऐसी कंडीशन में 365 लगाया जाता है।
अब ऐसी कंडीशन में संसद जो है वो एम्पावर हो जाती है राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, उसको वहाँ लागू करने के लिए, संशोधित, निरसित और पुनर्लागू करने सब चीज़ों के लिए, ठीक है? लेकिन एक बात यहाँ नोट करने वाली बात है कि अगर राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, तो क्या वो कानून लागू रह जाएगा? ये क्वेश्चन होगा, लागू रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन की मियाद पर वो कानून टिका हुआ है, नहीं। वो कानून लागू रहेगा, नया विधानसभा आएगा, अब उस पर निर्भर है कि वो कानून लागू करे, उस पर पुनर्विचार रखे, उस पर कुछ संशोधन करे या उसको डिलीट कर दे। दैट इज़ ट्वाइस ऑफ, ठीक है? लेकिन जब तक राष्ट्रपति शासन है, 356 या 365 है, तो ऐसी कंडीशन में संसद इम्पावर होती है, वहाँ पे कानून बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण क्या है? हम जब राज्यपाल पढ़ते हैं तो हमें कई जगहों पर लिखा मिलता है कि जब कोई ऐसा बिल प्रेज़ेंट किया जाए जिस पे हाई कोर्ट, जो राज्य में हाई कोर्ट होते हैं, उसकी स्थिति में कोई खतरा पैदा हो, तो ऐसा बिल हमेशा राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए ज़रूर भेजता है, उसको अर्जित करने के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है? और राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं है कि अगर उस सहमति को पुनर्विचार के लिए भेज देता है और राज्य की विधानमंडल वापस पास करके राष्ट्रपति के पास, यानी राज्यपाल और फिर राज्यपाल के पास फिर वापस राष्ट्रपति के पास पहुँचते हैं। तो संसद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नियम है कि पुनर्विचार के बाद अगर संसद ने भेजा है तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे, सहमति देनी पड़ेगी। लेकिन राज्य विधानमंडल के मामले में ऐसा नहीं है। वो बिना सहमति के भी वापस कर सकता है या वो भेजेगा ही नहीं, वीटो ले लिया उसने, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो जैसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी कानून को आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ये यहाँ पर हाई कोर्ट वाली कंडीशन लागू हो सकती है। दूसरा, राज्यों के साथ या राज्य के भीतर ट्रेड, व्यापार या समागम की स्वतंत्रता पर अगर कोई प्रतिबंध लगा रहा है, तो इसके लिए भी पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। केंद्र का नियंत्रण का एक टूल है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल कोई भी लगा हो उसमें केंद्र को पावर मिल जाती है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन 352 पर थोड़ा ब्रेक है। ऐसा नहीं है 352 क्योंकि बाह्य आक्रमण है, तो ऐसी कंडीशन में संसद इम्पावर नहीं हो जाती कि राज्य सूची में विषय बना ले। लेकिन जहाँ राष्ट्रहित होगा, सपोज़ दैट पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और राजस्थान हमारा पड़ता है उस तरफ, तो राजस्थान की सूची में अगर उसे बनाना हो तो है तो राज्य ही ना, वहाँ बना सकती है। लेकिन हर राज्य के लिए ऐसा कंडीशन लागू नहीं है। यहाँ पर हर राज्य के लिए वित्तीय आपातकाल पूरे देश के लिए होता है, कभी भी लागू हो सकता है, साधारण विधेयक से लागू होता है, ठीक? तो केंद्र निर्देश दे सकता है राज्य को धन विधेयक या किसी तरीके के वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार के लिए। यानी अगर कोई वित्तीय आपातकाल के समय पर अ, धन विधेयक प्रेज़ेंट किया जा रहा है राज्य विधानमंडल में और राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है उसको, आरक्षित कर सकता है, ठीक है? लेकिन इसके लिए अब चूँकि यहाँ पर ये प्रोविज़न लागू करना ज़रूरी नहीं क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी धन विधेयक प्रेज़ेंट कर रहे हैं तो पहले राष्ट्रपति की सहमति लीजिए, उसी के बाद ही आप प्रेज़ेंट करेंगे। तो यहाँ राज्यपाल को भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही वो अप्रूव करके भेज रहा है या उसे रोक सकता है, वित्तीय आपातकाल की कंडीशन है। उसी तरीके से राज्यपाल कुछ मामलों में अगर कोई अध्यादेश जारी करना चाहता है, तो कुछ मामलों में अध्यादेश पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद जारी कर सकता है। उसमें नेशनल इंटरेस्ट कोई न कोई होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि उच्च न्यायालय की कंडीशन को वो डगमगाए। तो ये कुल मिला के हमारे राज्य और केंद्र के बीच विधायी संबंध को डिसाइड करता है। तो हम इसको अगर एक बार रिवाइज़ कर लें, कैनेडियाई मॉडल है, भाग 11 में है, अनुसूची 7 है, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में डिफ़ाइन किया गया है और 4 तरीके से इसको समझने के लिए हम रख सकते हैं। समझने के लिए हमने 4 तरीके बताए, केंद्र और राज्य, विधान का विस्तार यानी केंद्र का और राज्य के जो कानून हैं, उनका विस्तार क्या रहेगा? कब संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है और उसका विस्तार कहाँ तक रहेगा? ठीक उसी तरीके से विधायी विषयों का बँटवारा किस तरीके से है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची और अवशिष्ट शक्ति। एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त विधान क्षेत्र, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। उसके बाद राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान किस तरीके से काम करेगा, कब काम करेगा और राज्य विधान पर संसद का अपना नियंत्रण कब रहेगा। ये सारी चीज़ों पे हमने बात करी, तो कुल मिला के हमें लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध बनते हैं, उसमें विधायी संबंध जो हैं, उनको कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है। और सामान्य अवस्था में संविधान
संघीय तरीके से किस तरीके से काम करता है, सामान्य अवस्था क्योंकि जब विशेष अवस्था होती है तो एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।